मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि H2 प्लस I2 को रिएक्शन करा रहे हैं, आयोडीन बन रहा है और Kc दिया हुआ है कितना आपका 49। चार ऑप्शन दिए हुए A 0.3 एंड 1.3, C 0.66 एंड D दिया हुआ। हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास क्या है, H2 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स HI। वेरी गुड, ये लिख सकते हैं। ओके, अगर जिसका जितना मोल दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 मोल दिया हुआ है, ये भी कितना मोल दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं एट इनिशियल पे, अगर मैं बात करूं किस पे, एट इनिशियल पे, तो मुझे बताइए ये 3 मोल है, ये 3 मोल है, तो ये कितना मोल होगा, बोलिए। कहोगे 0 मोल। भाई इनिशियल में जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, तो ये कितना मोल हो जाएगा आपका, 0 मोल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम पे, इस पे बात करूं इक्विलिब्रियम पे, अगर ये इक्विलिब्रियम पे मैं बात करूं, ये कितना हो जाएगा, कहोगे कि सर इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कुछ मोल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनेगा। तुमने माना कि भाई एक्स मोल जो है यहां से क्या हो गया होगा कि जो है इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए जो है खत्म होगा, तो ये भी कितना हो रहा होगा, 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बन कितना रहा होगा प्रोडक्ट में, एक्स मोल। बोलिए, क्लियर है। यस सर। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे कंसंट्रेशन की, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन निकालना हो, मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन इक्वल टू, यानी कि याद है, मोल डिवाइडेड बाय, बोलिए, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यही था। तो यहाँ पे आपका जो है मोल कितना है, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10 लीटर, तो मैंने 10 लीटर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 लीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स बाय 10 लीटर। बोलिए, किन्हीं को अगर यहाँ ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे, हाँ गुड इवनिंग, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से लिख सकते हैं, Kc, क्योंकि हम कंसंट्रेशन पे निकाल रहे हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, HI, आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, H2 इंटू I2, ये आपका रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन के इस साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, इस साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू है उनको हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे HI की जो वैल्यू है वो कितनी है, x बाई 10 है, यहाँ पे जो है x बाई 10 रख देते हैं। okay. मैंने यहाँ पे क्या करा कि x बाय 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। H2 के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस एक्स अपॉन 10। वेरी गुड, 3 माइनस एक्स बाई 10, और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस एक्स अपॉन 10। वेरी गुड, 3 माइनस एक्स बाई 10। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। Kc की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 49, तो मैं यहाँ पे 49 क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं देखिए क्या कर रहा हूं कि x बाई 10, तो यानी कि नीचे होता और ये ऊपर जाता, तो डायरेक्ट ऐसा लिख दो, x बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। बोलिए, क्या ये समझ में आया कैसे 10 10 कटा दिए, यस सर। ऊपर में 100 होगा, नीचे भी 10 10 होगा, तो ये ऊपर वाला 10 आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, तो कट गया। ओके, तो मैं इसी चीज को ऐसा लिख दू, 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर भी स्क्वायर, तो यानी कि पूरा का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब ये स्क्वायर है तो इधर साइड क्या आ जाएगा, रूट, यानी कि रूट की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो यहां से हमने क्या लिख दिया, एक्स बाई 3 माइनस एक्स। ओके। अब इसको मैं जो है सॉल्व कर देता हूँ, यहां से कितना हो जाएगा, 21 माइनस 7x इक्वल टू x। ये x इधर चले जाएगा तो 20x कुछ गलती कर दी क्या, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे 2x होगा क्योंकि 2 मोल है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ था हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/9। और यहां से इसको सॉल्व करते तो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा 2.33। ठीक है, इतना आ गया। ओके, अब ये x की वैल्यू निकल गई। आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम। आयोडीन का मोल बताना है कि कितना होगा। अगर मैं कहूं कि इनिशियली उसके पास I2 का जो मोल है वो कितना था, 3 मोल, जिसमें से 2.33 मोल क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ये 2.33 मोल खत्म हो गया तो रिमेनिंग I2 कितना बचा एट इक्विलिब्रियम पे। तो आप कहोगे कि सर 3 में से हम लोग क्या कर देंगे, 2.33 माइनस कर देंगे, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.66। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है सी हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बनाएंगे, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन के चांसेस थोड़े से आ जाते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करा, 1 मोल ऑफ N2 and 3 मोल ऑफ H2 react in a 4 liter vessel of 25% of N2 convert to NH3। ओके, हमारे पास बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूं, रिएक्शन लिख देता हूं, यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि N2 प्लस 3H2 ये रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, NH3। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर दिया। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर मेरे पास इतना मोल है तो यहाँ पे इस बार कितना मोल दिया है, 1 मोल, 1, और ये कितना मोल दिया हुआ है, 3 mole. 3 मोल। 3. वेरी गुड। अगर मैं कहूं कि इनिशियल है, एट इनिशियल पे, तो ये मोल कितना हो जाएगा, 0। 0. एट इक्विलिब्रियम पे कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर अगर ये x मोल डिसोसिएट होगा तो ये कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 minus माइनस X. 3x। ओके, क्यों, क्योंकि 1 मोल के लिए हमने x माना है, तो यहाँ पे 3 मोल है, तो 3 मोल के लिए 3x हो जाएगा। ध्यान से, मैंने क्या कहा कि ये तो 1 मोल के लिए खर्च हो रहा है, 1 मोल के लिए x हो रहा है, तो 3 मोल के लिए कितना खर्च होगा, 3x। अब मुझे ऐसे 3x. समझिए, हाँ ऐसे समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि A जो है 1 रोटी खाता है, B जो है 3 रोटी खाता है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि जो B है, अगर जब मैं इसको सब्जी जो है 1 चम्मच दे रहा हूं, तो इसको सब्जी कितना देना पड़ेगा, 3 चम्मच। 3 चम्मच. या 1 चम्मच ये खा रहा होगा तो ये कितना चम्मच खा रहा होगा, 3 3 चम्मच। चम्मच. तो यहाँ पे जो बन कितना रहा होगा, जो खा रहा होगा, यानी कि 2x। 2x. बोलिए, ओके। अब यहाँ पे दे रहा है कि 25% N2, इसका मतलब है कि 100 मोल N2 होता तो 25 मोल क्या कर जाता, खत्म हो जाता, कंजप्शन करता है इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। ऐसे समझिए,
इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है पहले प्रोडक्ट बनता है, फिर कुछ समय के बाद जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर जाता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट की ओर आता है। ऐसा ही तो होता है। तो वही Yes, केस हो sir. गया कि Yes, एट sir. इक्विलिब्रियम पे इतना बन रहा है, तो वो कह रहा है कि 25%। अब मैंने कहा कि भाई 1 मोल के लिए कितना बनेगा, तो आप कहोगे 25 डिवाइडेड बाय 100। हम क्यों? क्योंकि हम 1 मोल के टर्म में निकालना चाहते हैं। तो यहां से मैं इसको लिख देता हूं 0.25। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. मैं यहाँ पे Yes. x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 0.25। इसका मतलब यही तो खर्च हो रहा होगा। और ये कितना बन रहा होगा? 3 माइनस 3 इंटू 0.25। बोलिए, क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. अब यहाँ Yes. पे देखिए ध्यान से, Yes, sir. 2 इंटू 2 into 0.25। 0.25. अच्छा, मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालू, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन के टर्म के लिए मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस जो वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है? 4 लीटर। तो हम यहाँ पे जो है 4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्या दिया हुआ है? 3 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 4। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? ओके। Yes, sir. अगर मैं Yes, यहाँ sir. पे केसी निकालूं तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहोगे NH3 का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा? N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 का 2. होल क्यूब। क्योंकि जो भी पावर होता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का concentration. अब यहां से हमने क्या करा कि इस प्रकार से जो है NH3 की वैल्यू कितनी है? ये आपकी किसकी है? N2। ये H2, और ये किसकी है? NH3. 2NH3 की। ओके, तो यहां से जो है इस प्रकार से मैं लिख भी देता हूं। ओके, अब ध्यान से देखिए, NH3 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 2 into 0.25 upon 4. वेरी गुड। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ Yes, तक sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। Yes, sir. N2 की जगह 1.1 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3 3 इंटू into 3 minus 3. 0.25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4। बोलिए, 4. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखिए Yes. ध्यान से, मैं इसको ऐसा लिख दूं, 0.25 को 0.5 इंटू 0.5। हो सर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 0.5 आ गया। 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। नीचे में हमने कितना कर दिया? हाँ जी, बोलिए दीक्षा, कुछ पूछे दीक्षा? ये कैसे लिखा, ये पूछ रहे हैं? Yes, sir. ओके, ठीक है। देखिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.5 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, तो sir. ओके, अब यहां से हमने क्या करा? 1 माइनस, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस 0. तो इसको जो है अप्रोक्स कितना ले देता हूँ? 0.75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 यहां से हम लोग एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 4। बोलिए, क्लियर है? Yes, यहाँ sir. यहाँ तक किसी को Yes, कोई sir. दिक्कत? ओके, अब हम इसको No, क्या sir. लिख सकते हैं? 0 पॉइंट, मैं एक बार और लिख देता हूं, 0.54 का होल स्क्वायर।
और नीचे में कितना हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 4 इंटू, यहां से हम लोग कितना लिख सकते हैं 0.3 माइनस यानी कि 2.25 डिवाइडेड बाय 4 का होल क्यूब। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात। अब इसको सॉल्व Yes, करते sir. हैं। इस सॉल्व ही यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको कैसे लिखता हूँ देखिए 0.5 का स्क्वायर है तो इसको मतलब ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इस चीज को। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे देखिए 0.75 डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ 2.25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा देखिए यहाँ पर 2 4 है तो ये 2 4 इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके अब यहाँ देखिए 0.5 से ये जो है 0 0 कट जाएगा तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा 25 तिया 75। ओके तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.25 इंटू 2.25 इंटू 2.25। इसके पॉइंट को हटाता हूं और यहाँ पे क्या करता हूं 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप इसको कटा दीजिए 25 चौके 25 नम्मा। ओके तो यहां से हमने क्या लिख लिया कि 4 इंटू 4। अच्छा यहाँ पे 2 4 बच गए हैं तो ये ऊपर चले जाएगा तो 16 भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिख दिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 इंटू 4। ओके अब यहां से हमने क्या करा नीचे में लिखा 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 और इसी चीज को हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। तो आपको पता है 2 टू द पावर इसको 4 कहते हैं और 2 टू द पावर इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर 2 और अगर जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं तो 2 टू द पावर कितना हो गया 10। नीचे में देखिए 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अगर जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देता है ऐड तो 2 2 6 1 7 यानी कि 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 2 टू द पावर 10 एंड 3 टू द पावर कितना हो गया 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अच्छा सॉरी सही है ना 2 टू द पावर 10 एंड 3 टू द पावर 7। Yes, sir. तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SO2 और NO2 को आपने क्या करा SO3 प्लस NO के साथ जो हमने क्या कराया रिएक्शन कराया। हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास क्या है SO2 गैस ओके और हमने क्या करा दिया N2 के साथ और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा SO3 गैस प्लस आपका NO गैस हो जाएगा। ओके अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है कि आपके सामने क्या दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 दिया हुआ है। इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ 4 गैसेस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ 1 लीटर। इसका मतलब है कि ये कितना लीटर दिया होगा 1 लीटर, ये भी कितना दिया होगा सॉरी 1 बिल्कुल ये तो क्या 1 मोल और ये भी कितना है 1 मोल। अभी एक बच्चा कहा कि सर जब शुरू में होता तो ये 0 होना चाहिए था, आपने कितना ले लिया 1 1। एक्चुअल में मैंने क्या कहा कि जब आपके पास क्या है यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 मोल ऑफ ईच गैस फॉर इनक्लोज्ड, यानी कि जब इन्होंने रिएक्शन स्टार्ट किया है जब हमें दिया है तो हमारे पास कितना है 1 1 मोल है, यानी कि सभी के सभी। हो सकता था यहाँ 2 मोल है यहाँ 3 मोल हो, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमें जो कंडीशन दिया हुआ है वो कैसा दिया है ये 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी आपको जो क्या दिया हुआ है 1 मोल दिया हुआ है। ओके ठीक है
अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये एट क्या होगा, इनिशियल। इनिशियल पॉइंट। अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम पे, तो ये कितना खर्च हो रहा होगा, 1 माइनस एक्स, और यहाँ कितना खर्च हो रहा होगा, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1 कितना रहा होगा, 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहां से रिएक्टेंट खत्म होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इन मोल को हम लोग क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, जो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है आपको 1 लीटर दिया हुआ है, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1, सॉरी प्लस है तो प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमने जो है क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हमारे जो है क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 16 दिया हुआ है। अगर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से दिया है, सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं, तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताना चाहेंगे केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या है, SO3, SO3 1 और ये कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO NO, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, SO2 कंसंट्रेशन, हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, NO2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2। NO2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। अब जैसे इसकी हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, SO3 की वैल्यू कितनी है, 1 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स अपॉन SO3 1 प्लस एक्स है। ओके, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, क्योंकि हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो जो वैल्यू है इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ओके, आपको केसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, तो हम यहाँ पे केसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 16। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 16 इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे भी लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो इसको हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब पावर को ऐड कर देते हैं, तो 1 1 कितना हो गया, 2। अच्छा, मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ 16 इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये पावर इधर जाएगा Yes, तो यहाँ sir. पे कितना आ जाएगा, 4 आ अंडर जाएगा। रूट अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 1 बाय 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये 1 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3, और ये 4x इधर, 4x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5x। 5x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.6 x की। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर NO। आपसे पूछ रहा है कि NO का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका पूछ रहा है आपसे, NO का पूछ रहा है। ओके, तो इक्विलिब्रियम में पहले 1 मोल था और 0.6 मोल और आ गया, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, 1.6 वेरी गुड। एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ NO इक्वल टू 1 प्लस एक्स,
तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 0.6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 1.6 मोल पर लीटर। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं, ओके ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ के। यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करना हो ना, तो के को डिक्रीज करना, के डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, Increase. इंक्रीज हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ओके। अगर के की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है क्या हो जाता है, वेरी गुड, Increase. प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहां से ऐसे याद रखना कि के की वैल्यू ना, प्रोडक्ट पी है तो पी इंक्रीज करेगा तो के भी इंक्रीज करेगा, और इसका जो रिएक्टेंट होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है। आपको याद रखने के लिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि कभी भूल जाओ, तो आप ऐसे याद रखना कि के की वैल्यू, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो के भी इंक्रीज होता है, या के इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। लेकिन रिएक्टेंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर के की वैल्यू डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो ये मतलब के अगर डिक्रीज करेगा तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। Increase. अगर अगर मैं कहूं के इंक्रीज करेगा तो रिएक्टिविटी की, रिएक्टेंट Decrease. क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, ध्यान से देखना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जांपल के साथ जो है आपको समझाता हूं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। ये ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये तो टूट के आपका बन रहा है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऑक्साइड है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो हमने अभी पढ़ा कि जिसका केवल रिएक्टेंट का क्या हो, डिक्रीज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हम सबसे पहले देखते हैं K1 कितना दिया हुआ है एंड K2 कितना दिया हुआ है। तो K1 कितना दिया हुआ है, आप देखिए 1 इंटू 10⁻24 दिया हुआ है। K2 कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻, कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि K1 बड़ा है या K2? K1. K1 बड़ा है, वेरी गुड। अगर K1 बड़ा है, 7. हमने, हाँ वेरी गुड, हमने क्या कहा कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी। रिएक्टेंट में हमने क्या कहा कि के की वैल्यू कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी, इसको हम लोग क्या लिखे हैं, इसको जो हमने लिखा है XO, और इसको हमने क्या लिखा है XO2। तो हमने कहा कि भाई जिसकी रिएक्टेंट में के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो कम किसकी है, आप देखोगे तो इसकी, K2. K2 की, तो यानी कि कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। यहां से लिख सकते हैं क्योंकि K1 की वैल्यू ज्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी का जो है ये ऑर्डर आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट, जो है आपको मैं समझाता हूं। अगर मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा कि एक इक्वेशन लिखा, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, मैंने ऐसे लिख दिया। कोई अगर मुझे नहीं पता कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है या नहीं है, मैं अगर जब पहले लिखना चाहता हूं या बाद में लिखना चाहता हूं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। लेकिन अगर मेरे को कह दिया जाए कि ये इक्विलिब्रियम का केस है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे C इंटू डी, अंतर क्या है ध्यान सुनिएगा, क्योंकि सर दोनों में तो सेम ही चीजें हैं, ऊपर में भी यही अंतर, ये है ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है, एट एनी स्टेज। हो सकता है कि आपने थोड़ा देर रिएक्शन कराया तब आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकालना हो, तब आप क्या कर सकते हो, एट एनी स्टेज पे हम निकाल सकते हैं।
लेकिन जो इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकलेगा वो कब निकलेगा? एट गैस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इससे पहले नहीं निकल सकता, इससे बाद में नहीं निकल सकता। अगर जब ये निकलेगा तभी ये क्या हो जाएगा आपका, के की वैल्यू तब निकलेगी जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। ये रिएक्शन में आपका जो है जब इक्विलिब्रियम आ जाए, जैसे होता है ना कि पर्टिकुलरली कोई भी चीज जो रिएक्शन होता है किसी टाइम के बाद जो इक्विलिब्रियम आ जाता है, लेकिन क्वोशिएंट की वैल्यू रिएक्शन से जस्ट थोड़ी देर बाद या इक्विलिब्रियम से हो सकता है कि थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद। इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, वो क्वोशिएंट कह देते हैं, और वो किसी भी स्टेज पे निकल सकता है। जनरली याद रखिएगा Q इक्वल टू के होगा तो क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि के की वैल्यू क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी के से, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं कि के की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड। Forward reaction. हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से वही चीज कहता है। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हो कि रिएक्शन कोशेंट जो होता है वो कब निकाला जाता है? किसी भी स्टेज पे रिएक्शन के निकाल सकते हो, लेकिन के की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कब निकाल सकते हैं? इक्विलिब्रियम Equilibrium state. स्टेज पे निकाल सकते हैं। इससे ना तो पहले निकाल सकते ना बाद में, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा तो आप निकाल सकते हो। देखिए पहला केस है, अगर देख Q और K की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर जब Q की वैल्यू ज्यादा होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन हो जाएगा। और K की वैल्यू ज्यादा है तो कैसा जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। तो इस प्रकार से जो हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, रिएक्शन क्वेश्चन का ही है। आपको बताना है कि फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 NH3 और Kc की वैल्यू दिया हुआ है इतना, कह रहा है एट सर्टेन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ N2H2 एंड NH3 इज फाउंड टू बी, इतना दिया हुआ है। हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2NH3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे आपको गिवन क्या है, Kc की वैल्यू जो है दी हुई है 6 मोल और जो है -2 एंड लीटर का स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे दिया है, कंसंट्रेशन दे दिया है एट एनी टाइम। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, कंसंट्रेशन एट टाइम टी में ले लेता हूं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ये नहीं सोचिएगा इक्विलिब्रियम क्या दिया हुआ है। N2 की वैल्यू जो दी हुई है 0.1 दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3 दी हुई है। ठीक है, 0.3 ओके। अगर मैं रिएक्शन कोशेंट निकालूं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन यानी कि NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 टू द पावर क्या हो जाएगा? H2 का होल क्यूब। 3 ओके, अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे NH3 की वैल्यू कितनी है? 0.3। 0.1. 0.3, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताइए क्या हो जाएगा? N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.1. 0.1 0.1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2. 0.2 ओके, कोई बच्चा कहेगा कि सर आपको यहाँ पे 0 पॉइंट आपने भी पहले बताया था कि 1 मोल के लिए में ये एक्चुअल में वैल्यू ही दिया हुआ है, हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। वो हम लोग तब कर रहे थे जब हम एक को माइनस कर रहे थे या जब एक का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हमें वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इस केस को यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, ओके। अब हम लोग जो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा का होल स्क्वायर, यानी कि 0.03 इंटू 0.1 इंटू 0.2। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है Yes, कि नहीं? sir. ओके। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, थोड़ा गलती कर दी क्या? 0.2. सर नीचे 0.2 क्यूब भी है। होगा. यहाँ पे क्यूब है ना, इंटू 0.2। ओके, अब यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से इसको हटा दीजिए, इस पॉइंट से इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे इस पॉइंट की जगह पे 10 और इस पॉइंट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, इससे ये कट जाएगा 25, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 225/2। आपको मैंने कहा था कि अगर केसी से वैल्यू क्यू की ज्यादा आ गई, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू जो है वो आपका ज्यादा है केसी से, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड में। इसीलिए जो है ये कैसा जाएगा, Backward. ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज लेस स्टेबल। आपसे रिएक्टेंट पूछा है, आपको मैंने कहा था कि के की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो रेट मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट होता है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, ये हमने एक और बात बताया था कि के की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो मुझे बताइए आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। वेरी गुड। आपको Increase. याद कैसे रखना है कि जो है सिंपली प्रोडक्ट की जो है स्टेबिलिटी को क्या कर देना है, इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं, हमें तो इस वाले कंडीशन से मतलब है, क्योंकि के की वैल्यू सबसे कम किसकी है मुझे बताइए। अच्छा, आपको पूछा है लीस्ट स्टेबल, इसका मतलब है जो सबसे कम स्टेबल होगा तो उसकी वैल्यू, अगर हमसे पूछा जाता कि मोस्ट स्टेबल तो के की वैल्यू कम होती, तो अब हमें क्या देखना है, के की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम। ओके, तो के सबसे ज्यादा किसका है, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 10। K1। हाँ, K1 सबसे कम है, क्योंकि जितना पावर जिस पे नेगेटिव कम होगा, नेगेटिव पे जितना ज्यादा होता है वो वैल्यू उतनी छोटी होती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, K1। फिर क्या हो जाएगा 10⁸ ये हो जाएगा K2, फिर क्या हो जाएगा K3, K3। एंड क्या हो जाएगा K4। K4। ये जो है इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो है आपको K1 दिया हुआ हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको जो है क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, एक मोल में कितना जो है खत्म हुआ जिसके कारण आपका जो सिस्टम है या जो आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या आप सिंपल कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू होगी ना अल्फा की, वो कैसे निकलेगी, पर मोल के हिसाब से निकलेगी। ऐसा नहीं कि आप जो है 2 मोल, हम उसको बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पर मोल के लिए। अल्फा निकालने के लिए क्या जो होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, यानी कि कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहां से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कहता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिसोसिएटिंग एट गिवन टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम में कितना डिसोसिएट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये सिंपल टर्मों में कह दो, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, एक मोल रिएक्टेंट में कितना डिसोसिएट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह सकते हैं। जैसे मुझे आपको, मैं इसको समझाने के लिए इसका यूज करता हूं। मेरे पास द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PClO5 का जो है 0.4 दिया हुआ है। मैंने मान लिया कि इसका मोल इनिशियल में कितना था, 1 था, इसका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल में अगर ये 1 मोल है तो ये बना ही नहीं होगा, कोई रिएक्शन तभी तो करेगा। मैं आपसे पूछूं कि जब आपने चावल को, मतलब जो है, जैसे आप मुझे सब्जी पकाना है, तो शुरू के समय सब्जी मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे कुछ भी नहीं। जो भी होगा तो आपका रिएक्टेंट होगा, आलू कच्चा होगा या जो भी चीजें होंगी सारी क्या होंगी, कच्ची होंगी। ठीक है, अब अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना खत्म हो रहा है, 0.4। तो 1 माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0.4। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये अगर 1 मोल है तो ये 1 मोल के लिए बना हुआ है। ये हमने आपको बताया कितने मोल के लिए दिया होगा, हमेशा 1 मोल के लिए। अगर यहाँ पे 2 मोल होता तो कितना खर्च हो जाता, 0.8 हो जाता। तो यहाँ पे बनता भी कितना, 0.8। मैं आपको एक अगला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो बचा होगा 0.6, और ये कितना होगा, 0.4। ये जो है 0.4। इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंपल मतलब है कि 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना आपका खत्म हो गया। जो खत्म हो जाता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह देते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.4, एंड जो है 0.4 यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिखे, और यहाँ से जो है इस प्रकार से हमने जो है क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ओके, अगर मेरे को अब यहाँ पे दिया हुआ है सी मोल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है अल्फा, थोड़ा सा ध्यान सुनना ये वाली बात। अगर मैं इसको आपको अपने तरीके से समझाऊं, मैं पहले लिख देता हूं कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, PCl5, ठीक है, ओके, और ये क्या हो रहा है, PCl3 एंड Cl2 में टूट रहा है, सारे गैसेस हैं। अब वो मुझे कहता है कि इनिशियल में, इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट इनिशियल पे, हमें जो मोल दिया हुआ है वो कितना मोल दिया हुआ है, सी मोल दे दिया है, इसलिए मैंने सी मोल लिखा है, ताकि कि आपको 1 2 3 4 सभी के लिए समझ में आ जाए। तो मुझे बताओ कि ये कितना मोल बन रहा होगा, 0. ये भी कितना बन रहा होगा, 0। अब मुझे बताइए कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है कितना, अल्फा। अब ऐसे समझिए, तो यहां पे एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सी माइनस क्या हो जाएगा, Alpha. सी अल्फा होगा। कैसे, अब देखिए ध्यान से, अगर 1 मोल के लिए अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो 2 मोल के लिए कितना होगा, 2 अल्फा। 2 alpha. 3 मोल के लिए कितना हो 2 जाएगा, अल्फा 3 alpha. और सी मोल 3 के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, C alpha. सी सी अल्फा। अल्फा। तो इसी तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं एक रोटी के साथ 1 चम्मच सब्जी खाता हूं, तो 3 रोटी के साथ कितना चम्मच खाऊंगा, 3 चम्मच खाऊंगा ना। चम्मच. तो ओके, तो यानी कि 3 अब जो है चम्मच मेरी प्लेट में बचेगा कितना, यानी कि जितना हमने खा लिया उसको माइनस कर देंगे उतना ही तो बचेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताइए कितना मोल बनेगा, सी अल्फा। C alpha.
और यहाँ भी कितना बनेगा सी C अल्फा। अल्फा। सर C क्यों? alpha. क्योंकि एक मोल होता तो अल्फा। अल्फा बनता, सी मोल है तो कितना बनेगा? सी अल्फा। C alpha. ओके, तो इस प्रकार से जो है आपको अगर जब क्या दिया रहेगा डिफरेंट मोल के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। यही चीज जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, PCl5 PCl3 को हमने रिएक्ट कराया और यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, PCl5 को हमने जो है यहाँ पे रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या बन गया, PCl3 प्लस Cl2 बन गया। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे आपको एट इनिशियल कितना दिया हुआ है, 1 मोल, 1 mole. ये कितना होगा, 0 0। 0. अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1 मोल है और 0.4 जा रहा है, तो 1 माइनस 0.4, और ये कितना हो जाएगा 0.4, 0.4. और ये कितना बन जाएगा 0.4। इसका मतलब है PCl5 बचा कितना आपके पास, कहोगे सर 0.6, और PCl3 कितना बना 0.4, एंड Cl2 कितना बना 0.4। अब यही कंडीशन में अगर जो लिख दू 2 मोल के लिए एंड 2 लीटर के लिए, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या करा कि PCl5 को मैंने क्या कर दिया, PCl3 प्लस Cl2। अब मैंने इसको कितने मोल ले लिए, 2 मोल। ठीक है, मैंने कितना ले लिया, 2 मोल ले लिया। ओके, अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 1 ही लीटर था, तो इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ से 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 1, 0.4 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे जो है इसीलिए सेम ही रह जाएगा। ओके, अब ये 2 मोल है एट इनिशियल पे। ओके, ये कितना मोल बन जाएगा, 0 मोल, 0. और ये कितना मोल बन जाएगा, 0। एट इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, अभी 2 एक, minus हाँ 0.8. वेरी गुड। अब मैं यहां से लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 0.4, 0.4. तो ये कितना बन जाएगा, 0.8. 2 इंटू 0.4, और ये भी कितना बन जाएगा, 2 इंटू 0.4। मैं इसका अगर कंसंट्रेशन निकालूं तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है मैंने मान लिया कि कितना दे दिया है, 2 लीटर दिया है। अब कुछ भी मान सकते हो, समझाने के लिए आपको ना रहे, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहां से इसको हमने सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 0.4, और ये कितना हो जाएगा 0.4। यहाँ से कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से 0.6, और ये 0.4, एंड ये 0.4। तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि जो है इसका कितने मोल जो है बचेगा एट इक्विलिब्रियम पे, 0.6 PCl5 बचेगा, और ये जो है कितना बनेगा 0.4, और ये कितना 0.4. 0.4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते थे, इनकी वैल्यू निकाल सकते थे। एक बच्चा बोला कि सर आपने जब वॉल्यूम चेंज किया तो यहाँ भी 0.6, यहाँ भी, ओके हम थोड़ा सा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, हाँ कहोगे सर ये भी तो वैल्यू सेम ही आ गया पिछले वाले क्वेश्चन के बराबर, तो आपने तो यहाँ चेंज किया, हमने दोनों को बराबर चेंज किया। अगर जब दोनों को बराबर चेंज करोगे तो वैल्यू भी तो क्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे भी क्या आ गया, आपका सेम आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है इन सब क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा